दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में एक भयंकर हिंसा चल रही है, जिसने हमको बहुत शर्मसार किया है और ये भी बताया है कि हमारे शासक किस प्रकार से इस हिंसा को या तो रोकने में नाकामयाब रहे हैं या हिंसा को वो चाहते हैं कि चलती रहे या इसमें उनका भी कुछ स्वार्थ होगा। अब खैर, इस पर क्योंकि बातचीत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल राजी नहीं थे, इस पर उन्होंने करीब 87 दिन बाद एक छोटा-सा 30 सेकंड का स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बाद उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने खास मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं कही। अब इससे दुखी होकर इसकी प्रतिक्रिया में पूरे विपक्ष ने ये जानते हुए कि वो इस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गिरा सकते, फिर भी उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव लाया और ये अविश्वास प्रस्ताव जो उन्होंने लाया उसमें निश्चित रूप से एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो थी मणिपुर की हिंसा। मणिपुर की हिंसा में स्त्रियों पर होने वाला भयंकर अत्याचार, जिस प्रकार का अत्याचार आज तक देश में नहीं देखा गया और उसी के साथ-साथ सरकार की नाकामयाबी इस हिंसा को रोकने में। और कई इसकी मणिपुर के बारे में हम बात कर चुके हैं। मुख्य रूप से मणिपुर की 3 बातें जो सामने आई। एक तो इसका स्वरूप एथनिक है, एथनिक के साथ-साथ सांप्रदायिक है, क्योंकि ये हिंसा ज़्यादातर कुकी, नागा, जो आदिवासी जो ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, उनके खिलाफ है। ये हिंसा में यही लोग ज़्यादा मारे गए हैं, इन पर ही ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, चर्चेज़ को ही ज़्यादा जलाया गया है। अब यहाँ एक एक तो डेलीगेशन गए हैं, महिलाओं का एक डेलीगेशन गया था आइडवा के नेतृत्व में। उसने बताया कि ये मुद्दा ज़मीन पर कब्ज़ा करने का भी है, आदिवासियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का भी है। तो उसमें 3 मुख्य मुद्दे उभर के आते हैं। एक एथनिक स्वरूप, दूसरा इसमें सांप्रदायिकता का स्वरूप, क्रिश्चियन विरोधी और तीसरा आदिवासियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की लालसा। अब ये जब विवाद लोकसभा में चालू हुआ, जब ये डिबेट लोकसभा में चालू हुआ, तो कई नेताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को रखा। जो विपक्ष के थे, उसमें मुख्य उल्लेखनीय जैसे गौरव गोगोई ने भी अच्छे से बात रखी, मोइत्रा ने भी अच्छे से बात रखी, महुआ मोइत्रा ने भी अच्छे से बात रखी और राहुल गांधी ने इसके एक बड़े पक्ष को बहुत स्पष्टता से, प्रतिबद्धता से रखा। उन्होंने कहा, मणिपुर भारत माँ का भाग है और भारत माता पर वहाँ बहुत भयंकर आक्रमण हो रहा है। अब बात तो सच है कि 3 महीने से ये अगर हिंसा हो रही है, तो किसी का भी खून खौलेगा, किसी की भी आँख में आँसू आएँगे। अब इसके जवाब में मज़ेदार बात ये हुई कि प्रधानमंत्री हँसते-खेलते, मज़ाक करते हुए इतनी गंभीर बात पर उन्होंने कई बार मज़ाक किया और ये बात उतनी शर्मनाक है, जितनी शर्मनाक मणिपुर की हिंसा है। और भारत माता की इस बात को जवाब देने के लिए उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर दोष लगाया कि उन्हीं के कारण भारत माता के टुकड़े हुए, यानी पार्टीशन हुआ। अब ये बात बहुत झूठी बात है, इससे गलत बात नहीं हो सकती। पार्टीशन के बारे में, भारत के विभाजन के बारे में हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। भारत का विभाजन जो हुआ, मुख्य तौर से 3 कारणों से हुआ। पहली थी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, जिसके कारण उन्होंने एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता को मजबूत किया, जिनकी नीतियों के कारण ये दोनों प्रकार की सांप्रदायिकता मजबूत हुई और यहाँ सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई और उसने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट उपनिवेशवादी ताकतों का दूसरा उद्देश्य ये था कि जब उन्हें यहाँ से सत्ता से छोड़कर जाना पड़ेगा, तो अगर भारत अविभाजित रहेगा, तो इसका बहुत परिणाम उनकी आर्थिक स्वार्थों पर होगा, क्योंकि उन्हें पता था भारत का जो मुख्य नेतृत्व है, वो समाजवादी है, वो साम्राज्यवाद अमेरिका, ब्रिटेन के विरोध में है, तो रशिया के खेमे के साथ ये जुड़ जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि भारत इतना मजबूत न रहे, इतना जुड़ा हुआ न रहे और वो ये भी चाहते थे
कि इस क्षेत्र में उनकी कॉलोनी के रूप में, उनके मददगार देश के रूप में एक देश बने और इसी उड़ाहट से उन्होंने पार्टीशन की परिस्थिति को पैदा किया। दूसरी तरफ से मुस्लिम सांप्रदायिकता ने मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात रखी, जो 1906 में मुस्लिम लीग के बनने से लेकर 1940 में लाहौर के प्रस्ताव में परिणति जिसकी हुई, जिसमें पाकिस्तान की मांग रखी गई मुसलमानों के लिए। इसी के समांतर जो हिंदू राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है, बिल्कुल इसके समांतर चली। और जैसे पहले सर सैयद अहमद ने कांग्रेस का विरोध किया कि मुसलमानों को कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए, उसी समय बहुत सारे हिंदू सांप्रदायिक तत्वों ने क्योंकि उस समय हिंदू महासभा नहीं बनी थी, पंजाब हिंदू सभा नहीं बनी थी, तो जो हिंदू सांप्रदायिक तत्व थे, लाला लालचंद और दूसरे लोगों ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने अपने अंदर से मुसलमानों को भगा देना चाहिए, मुसलमानों को इसमें नहीं लेना चाहिए। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से मुस्लिम राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, एक तरफ हिंदू राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, जो भारतीय राष्ट्रवाद के उभरते हुए मूल्यों के खिलाफ थी। उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद का मूल्य था स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और मुस्लिम राष्ट्रवाद के जो मूल्य थे वो बादशाही के तत्वों पर थे। हिंदू राष्ट्रवाद के जो मूल्य थे वो मनुस्मृति के आधार पर थे और मुसलमान और क्रिश्चियंस को विदेशी देखने के आधार पर थे। खैर, इसके कारण सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी और जैसे सर सैयद अहमद ने 1887 में कहा कि मुसलमान कांग्रेस से दूर रहें, वैसे ही हिंदू सांप्रदायिक तत्वों ने उन्हीं के समांतर कहा कि कांग्रेस में से मुसलमानों को निकाल दिया जाना चाहिए, उनको इस देश से निकाल दिया जाना चाहिए। और उसकी परिणति हिंदू महासभा की हुई 1919 में। तो ये दो ताकतों ने, मुस्लिम सांप्रदायिकता ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू सांप्रदायिकता ने, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, जिसके कारण भारत के विभाजन को रोकना मुश्किल हो गया। आज जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश के बंटवारे में सहमति दी, तो वो जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी, उनके पूर्वज संगठन, उनकी विचारधारा ने कभी भी भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया, कभी भी भारतीय राष्ट्रवाद के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और वो जानबूझकर इस बात को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। जैसे मान लो कांग्रेस ने इसको सहमति दी, कांग्रेस की सहमति का सवाल नहीं था। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद अंत तक उसका विरोध करते रहे और विभाजन इनकी ताकतों के बाहर था, क्योंकि विभाजन में अंग्रेज भी चाहते थे और दूसरी तरफ ये सांप्रदायिक ताकतों ने जो हिंसा को बढ़ावा दिया, उसके कारण देश को इकट्ठा रखना मुश्किल हो गया था। अब दूसरा जो गलतफहमी प्रधानमंत्री जी फैला रहे हैं वो ये कि कांग्रेस ने ही वंदे मातरम इस गीत के टुकड़े किए। उन्होंने कहा वंदे मातरम की प्रेरणा से कई लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी बात में थोड़ा सच भी है, पर ये भी बता दूं साथ में कि प्रेरणा के समय, उस समय प्रेरणा के लिए उस समय बहुत नारे थे। एक नारा जो था इनकलाब जिंदाबाद, दूसरा नारा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और तीसरा था वंदे मातरम। तीनों ने देश के लोगों को प्रेरणा दी। और वंदे मातरम गीत को जब राष्ट्रगीत के लिए चुना गया, राष्ट्र, तो उस समय एक बात आई कि वंदे मातरम के पहले दो स्टैंजा ये रिलीजन न्यूट्रल, यानी किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं करते, पर इनके बाकी जो पूरे स्टैंजा हैं वो हिंदू देवी दुर्गा के प्रतीक के रूप में है। इसलिए संविधान सभा ने, जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, उसने वंदे मातरम के दो स्टैंजास को, पहले दो स्टैंजा को राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्र नेशनल एंथम नहीं, जो दूसरा गीत है उसके लिए इसको स्वीकृति दी, पर पहले दो स्टैंजा को, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी एक धर्म के आधार पर बने हुए गीत को स्वीकृत नहीं करना चाहते थे। तो ये संविधान सभा का मामला था, जिसको आज मोदी जी जिसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी आलोचना कर रहे हैं। और खैर, क्यों ना करें, उनको संविधान सभा के मूल्यों से क्या लेना देना है। उनको तो हिंदू राष्ट्र की बात करना है, हिंदुत्व की बात करना है। इसीलिए वो इस प्रकार की चीजें जो हमारे भारतीय राष्ट्रवाद से निकली,
उससे कोई लेना देना नहीं है और उसमें उसकी आलोचना करते हैं। तो आज की उनकी आलोचना में जब भारत माता की हम बात कहते हैं तो नेहरू जी ने बहुत अच्छे से एक एपिसोड में अपनी किताब में बताया है और एक मीटिंग का उनका एपिसोड बहुत फेमस हुआ है जो श्याम बेनेगल की सीरियल भारत एक खोज में से है, जिसमें नेहरू जी ये बताते हैं कि भारत माता यानी हम सब भारत के लोग, हम सब भारत के लोग। और इसीलिए राहुल गांधी जब कहते हैं कि भारत माता पर हमला हो रहा है, ये अभी मणिपुर की हिंसा, ये भारत माता का अपमान है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जिस प्रकार की भारत माता बनी उसको भारत के विभाजन से जोड़ना गलत है, क्योंकि भारत का विभाजन यहाँ की शक्तियों के साथ नहीं था। और वंदे मातरम गीत का पहले दो स्टैंजास को एक दूसरे गीत के रूप में लेना, नेशनल एंथम के रूप में नहीं, दूसरे गीत के रूप में लेना, ये भी बिल्कुल एक सही कदम था जो हमारी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को लेकर चलता था। तो मित्रों, हम इस बात को याद रखें कि आज की सरकार मणिपुर के विवाद से बचती नहीं है और कल जब उसने भाग भी लिया तो आप ख्याल कीजिएगा सब बातों को उन्होंने कहा और मणिपुर के बारे में केवल गोल गोल बात कर निपट गए। तो यहाँ मैं तो कल ज़्यादा शेर शायरी मुझे आती नहीं है, पर एक शेर जरूर याद आता है, तू इधर उधर की बात न बत कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। तो उनको जवाब देना था मणिपुर पे और वो पूरा इतिहास में, भूगोल में, पुरानी राजनीति में लोगों को ले गए और मणिपुर की हिंसा के बारे में उन्होंने गोल बाल बात करके निपटा दिया। इससे भी फिर से लगता है कि मणिपुर की हिंसा को रोकने में उन्हें कोई ज़्यादा रुचि नहीं है और इसलिए वो हिंसा 3 महीने से चल रही है। इसके बावजूद सरकारी यंत्रणा है, इसके बावजूद कि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद कि वहाँ महिलाओं ने और बाकी लोगों ने सरकार के बदलाव की बात की और उसको नहीं सुना जाता। तो मित्रों, हम इतिहास को गलत न समझें। हमारा इतिहास एक गौरवमय इतिहास रहा। आज़ादी के आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया और भारत का विभाजन ये यहाँ की शक्तियों के बाहर था, इसलिए इस विभाजन को सहना पड़ा और उसके लिए भी जिम्मेदार एक तरफ ब्रिटिश पॉलिसी है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतें, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा भी है। ये बात को हमको याद रखना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि मणिपुर की हिंसा को रोकने में कामयाबी मिलेगी और लोग शांति से, चैन से अपना जीवन गुजर कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब